हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है रिसर्च मैथडोलॉजी की। तो आपके जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं अभी, ठीक है, चाहे आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें रिसर्च मैथडोलॉजी आपका पेपर कॉमन पेपर रहता है, इसमें अगर आप मेरी क्लासेज जो कर लोगे ना, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जितनी भी आपकी क्लासें आ चुकी हैं आज तक, सारी क्लासें आप आराम से देख लीजिएगा उनको, ठीक है। कम से कम एक या दो बार क्लास को देखने की कोशिश करिए और क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिवर्सिटी में सेम टू सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो रिसर्च मैथोलॉजी आपका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस आपकी कॉमन, मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एकदम कॉमन है, ठीक है। मैच होता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी आपकी सेम 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 रहती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है थोड़ा बहुत सिलेबस आपको चेंज देखने को मिलता है। वहाँ क्या है, यूजीसी नेट के जो है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन रिसर्च मैथोलॉजी का एक पार्ट जरूर से वहाँ पे रखा जाता है, लेकिन आईसीटी वगैरह को भी इंक्लूड वहाँ पे किया जाता है। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगती है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करो, ताकि मुझे और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूँ। अगर किसी टॉपिक्स में आपको दिक्कत है कि कोई टॉपिक आपके, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, इनके क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो उन टॉपिक्स को, तो मेरे को आप बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको क्या दिक्कत है। तो उन टॉपिक्स की आपकी क्लास लेके आऊँगी, थ्योरी क्लास आपकी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो चलो देखते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन 30 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे, और क्लास को अगर आप लाइक करते हो तो आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन जितनी आपकी क्लास की वॉचिंग होती है उतने ही लाइक मेरे को देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि आपकी वॉचिंग तो होती है लेकिन लाइक नहीं होते, कमेंट्स नहीं होते, आपके फीडबैक नहीं होते। क्यों नहीं होते? आई डोंट नो, कि क्लास आपको पसंद नहीं आ रही होंगी। तो मेरे को तभी पता लगेगा कि आपकी क्लास मतलब किस प्रकार की आपको क्लास चाहिए। तो उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर से करना होगा, क्लास को लाइक करना होगा, मेरे को फीडबैक देना होगा, ठीक है। तो क्लास का फीडबैक प्लीज़ प्रोवाइड करवाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कर पाऊँ और मुझे पता लगे कि क्लास में क्या कमी रह रही है, ठीक है, या फिर आपकी नीड क्या है, वो भी मेरे को पता लगे कि आपकी कौन से टॉपिक की, कौन से क्लासों की, किस प्रकार की क्लासों की आपको नीड है। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका। आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपकी पीपीटी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट टीचर्स आपको ओनली सिंगल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बोथ लैंग्वेज में कंटेंट देखने को मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल रही है, टेलीग्राम चैनल मिल रहा है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। तो इस प्रकार की आपकी जो मैंने आपके लिए कुछ कर रखा है, तो आई होप मेरे को भी उसके फीडबैक में ओनली आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, फीडबैक चाहिए क्लास का, बस इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पेमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो क्लासें हैं वो रहती हैं, पर डे आपको क्लास देखने को मिलेंगी अभी आने वाले दिनों में। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के अभी पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, जहाँ से भी आप हो, आपके नियर बाई जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए और अपना पीएचडी कंप्लीट करिए। यही मेरी आपकी विश है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पीएचडी कंप्लीट करें। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कि जब जनसंख्या परिमित होती है, कैसी होती है जनसंख्या जब परिमित होती है, तो आमतौर पर कौन सी तकनीक आसान होती है, ठीक है। जब जनसंख्या आपकी क्या है, परिमित है, और वहाँ पे आपको कौन सी टेक्निक आपको अप्लाई करनी है जो सबसे इजीली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक, या फिर क्षेत्र नमूनाकरण तकनीक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक का हम यहाँ पे यूज करेंगे, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आप ऐसे मतलब अटेम्प्ट करोगे खुद से क्वेश्चंस को, तो एग्जाम में भी आपकी वही हैबिट बन जाएगी कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आंसर देखना ही सब कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बेस्ट हैबिट होगी कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना कि ओनली वीडियो वॉचिंग कर रहे हैं और आंसर्स देख रहे हैं। ऐसा मत करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर इसका खुद से करने की कोशिश करिए, फिर आप देखिए कि करेक्ट ऑप्शन आपका जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके, ठीक है, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसे को गैर
संभावित सैम्पलिंग कहा जाता है। तो किसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो किसको गैर संभावित सैम्पलिंग कहा जाता है, कोटा नमूनाकरण को, क्लस्टर सैम्पलिंग को, या फिर व्यवस्थित नमूनाकरण को, या फिर स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण को। तो कोटा, क्लस्टर, सिस्टमैटिक एंड सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सेकंड क्वेश्चन का, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, कोटा सैम्पलिंग जो आपकी है ये गैर संभावित सैम्पलिंग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्केल माप में एक प्राकृतिक शून्य होता है, ठीक है। द स्केल मेजरमेंट हैज़ ए नेचुरल जीरो। तो क्या होता है, अनुपात होता है, नाममात्र होता है, ऑर्डिनल होता है, या फिर अंतराल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ए ऑप्शन, रेशियो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनुपात स्केल माप में एक प्राकृतिक शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर 1 ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्लस्टर नमूनाकरण, स्त्रीकृत नमूनाकरण और व्यवस्थित नमूनाकरण प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष नमूनाकरण, अप्रत्यक्ष नमूनाकरण, यादृच्छिक नमूनाकरण, या फिर गैर यादृच्छिक नमूनाकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रह जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका है यादृच्छिक नमूनाकरण, ठीक है। क्या है, रैंडम सैम्पलिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सभी नमूना इकाइयों की एक पूरी सूची कहा जाता है, किसको, नमूना डिजाइन को, नमूना फ्रेम को, जनसंख्या फ्रेम को, या फिर क्लस्टर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि सभी नमूना इकाइयों की एक पूरी सूची कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका होगा, नमूना फ्रेम, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपके पास में पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है टेलीग्राम पे, तो आप जब क्लास देखते हैं तो क्लास में आप जो क्वेश्चन करते हैं तो उनको इतना अच्छे से करिए ताकि आपको जो पीडीएफ आपको मिले तो उसके आंसर आप टिक कर सको, ठीक है। तो पीडीएफ जब प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसमें आंसर ऐड करके नहीं भेजती मैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आपके पास में पीडीएफ आती है तो ये मत डायरेक्ट ये क्वेश्चन मत किया करो कि इसके आंसर्स कहाँ हैं। इसके आंसर आपको क्या है, क्लास जब देखते हो आप वीडियो ज़रूर से देखा करो, इसमें आप अपने क्वेश्चंस को इतने अच्छे से कर लो कि जब आपको एग्जाम में भी अगर सेम टू सेम क्वेश्चन हो तो आपको वहाँ पर टाइम नहीं लगे, ठीक है। डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को कर सको, देखते ही क्वेश्चन को कर लो। तो इसी प्रकार से आप जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है तो ये वो एक एग्जाम तौर पर प्रोवाइड करवाई जाती है कि मान लो पेपर में आपके यही क्वेश्चन आपके पास में आ जाते हैं तो उनको क्या आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपना माइंड यूज़ करिए, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ना कि आंसर देख के आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। तो ये चीज़ें आप सुधार कीजिए थोड़ा सा। जब भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, सीधा आपका मैसेज आता है कि मैम वेयर इज़ आंसर की। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कम करिए और अपनी आदतों को सुधारिए, थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करिए, क्वेश्चन इतने अच्छे से कर लीजिए आप वीडियो में ताकि आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाए तो पीडीएफ में आप देख के आपको वो रिवीजन के तौर पर उनको आप काम में लें, ठीक है। तो पीडीएफ को अपने एग्जाम के तौर पर, रिवीजन के तौर पर इस प्रकार से काम में लीजिए, ना कि उनके आंसर टिक करने के काम में कि आंसर देख के आप क्वेश्चन पढ़ो आंसर मिल जाए, क्वेश्चन पढ़ो आंसर मिल जाए। कि 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, तो ठीक है। नमूना फ्रेम बस सही हो गया। तो इस प्रकार से आप जो सारे ऑप्शन हैं इनको भी थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करिए कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 एक ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं इनका क्या मतलब है। तो इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि स्प्लिट होप विधि का उपयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है स्थिरता के, आंतरिक विश्वसनीयता के, अंतर पर्यवेक्षक स्थिरता, या फिर बाहरी वैधता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, इंटरनल रिलायबिलिटी, ठीक है। तो आंतरिक विश्वसनीयता करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। द स्प्लिट हाल्फ मेथड इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ इंटरनल रिलायबिलिटी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि एक नमूना इकाई क्या है, जनसंख्या के तत्व वाले मूल इकाइयों को नमूना लिया जाना चाहिए। अंतिम नमूने के सभी व्यक्तिगत तत्व एक साथ खींचे गए हैं।
डी ऑप्शन, नमूना एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ। तो एक नमूना इकाई क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए सैम्पलिंग यूनिट क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, वीडियो को पॉज करके देने की कोशिश करिए, आंसर को, क्लास को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कि व्हाट इज ए सैम्पलिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का कि द बेसिक यूनिट containing the elements of the population to be sampled। ठीक है, जनसंख्या के तत्वों वाले मूल इकाइयों को नमूना लिया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर यादृच्छिक नमूनाकरण विधि नहीं है। तो नोट यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, नोट ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। क्लस्टर नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, सुविधा नमूनाकरण या फिर आकस्मिक नमूनाकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लस्टर सैम्पलिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, मेरे को बताइए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चंस लेके आइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है। अगर आपको डाउट है तो फिर से मेरे को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब आबादी के उपसमूह के बजाय पूरी आबादी की जांच करता है तो इसे कहा जाता है जनगणना, नमूना, जनगणना, जनसंख्या या फिर पूर्वाग्रह। क्वेश्चन में क्या है कि जब आबादी के उपसमूह के बजाय पूरी आबादी की जांच करता है तो इसे कहा जाता है, मतलब आबादी है, आबादी में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके वहाँ की वहाँ से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, या फिर संपूर्ण जो है समूह है उसमें से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। पूरे समूह में से उपसमूह मतलब छोटा सा एक उसका हिस्सा चुनना, तो वो बिना चुने ही आप क्या करते हैं, वहाँ पे जांच करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी ऑप्शन, उसको जनगणना कहेंगे। जनगणना में हम क्या करते हैं, घर घर जाके, ठीक है, देखा होगा आपने, जनगणना करते हैं, मान लो पशु जनगणना करते हैं तो घर घर जाके पशुओं की डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितने पशु किस घर में हैं, तो उसको बी ऑप्शन सेंसस हम कहेंगे, बी ऑप्शन जनगणना उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, एक का सबसेट है, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। नमूना जनसंख्या, जनसंख्या नमूना, सांख्यिकीय पैरामीटर या फिर पैरामीटर सांख्यिकीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या सैंपल है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग है, स्टैटिक्स या पैरामीटर है, या फिर पैरामीटर एंड स्टैटिक्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, नमूना और जनसंख्या, ठीक है, सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैंडम सैम्पलिंग को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपलब्ध नमूनाकरण, परिवीक्षा नमूनाकरण, संभावना नमूनाकरण या फिर संभावना नमूनाकरण, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर प्रोस्पेक्ट सैम्पलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो करेक्ट आंसर आपका संभावना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन में इशू हुआ है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग को संभावना नमूनाकरण भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि स्केल जिसमें प्रतिवादी सीधे 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करता है और उनमें से विकल्प बनाते हैं, रैंकिंग स्केल, रेटिंग स्केल, ग्राफिक स्केल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, रैंकिंग स्केल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ये कौन सा परीक्षण पैरामीटर परीक्षण का हिस्सा है। साइन टेस्ट, यादृच्छिकरण के लिए परीक्षण चलाएं या फिर क्रूस्कर वलिस टेस्ट या फिर जेड टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका जेड टेस्ट हो जाएगा कि कौन सा परीक्षण पैरामीटर परीक्षण का हिस्सा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जेड टेस्ट को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में पूछा गया है कि SPSS निम्नलिखित का एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको SPSS का संक्षिप्त रूप बताना है यहाँ पे कि इसको संक्षिप्त इसका नाम क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज। ठीक है, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रक्रिया में अंतिम चरण है समस्या का निर्माण करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना या फिर रिपोर्ट लेखन करना। तो आप सबसे पहले समस्या जो है अनुसंधान प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समस्या का निर्माण करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या करेंगे, डेटा को संग्रहण करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, फिर डेटा विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो लास्ट प्रोसेस है वो इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट लेखन आपकी सबसे लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग सबसे अंतिम चरण माना जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। रिपोर्ट राइटिंग इज लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुसंधान प्रक्रिया की एक व्यापक पूर्ण रिपोर्ट कहा जाता है किसको? थीसिस को, सारांश रिपोर्ट को, या फिर सार को, या फिर लेख को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थीसिस को हम क्या कहते हैं? एक अनुसंधान प्रक्रिया का एक व्यापक या पूर्ण रिपोर्ट कहा जाता है किसको? थीसिस को। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है या फिर जैसी भी आपको क्लास लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, बेकार लग रही है, घटिया लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए आप। ठीक है, रिपोर्ट शोध रिपोर्ट का पहला पृष्ठ है। शोध रिपोर्ट का पहला पृष्ठ क्या होता है? परिशिष्ट होता है, ग्रंथ सूची होता है, सूचकांक होता है, या फिर शीर्ष पृष्ठ होता है, शीर्षक पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी किताब, मान लो किताब को खोलते हो, तो उसके पहले पृष्ठ पे आपको क्या देखने को मिलता है? या फिर शोध रिपोर्ट का पहला पृष्ठ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 17 नंबर का। क्लास को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? हम टाइटल पेज सबसे पहले देखते हैं। शीर्ष पृष्ठ क्या होता है? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी बुक को खोलो, सबसे पहले उसमें क्या हुआ लिखा हुआ होता है? टाइटल्स लिखे होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि इस बुक में क्या क्या है। ठीक है, किस पेज पे क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष पृष्ठ कहेंगे। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ची स्क्वायर परीक्षण है। ठीक है, द काई स्क्वायर टेस्ट इज एक मतलब एक बहु प्रश्न परीक्षण, एक सांख्यिकीय गलती, या फिर एक सांख्यिकीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? काई स्क्वायर परीक्षण के बारे में आप जानते होंगे कि ये गुडनेस ऑफ फिट के लिए किया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है। ठीक है, इनके बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपका एक सांख्यिकी परीक्षण माना जाता है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? एक स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकीय है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एनोवा है। तो एनोवा परीक्षण क्या है? एक सरकारी निकाय जो सामाजिक आंकड़े एकत्रित करता है, एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है, या फिर एक विचरण एक मार्ग विश्लेषण है, या फिर विचरण का एक दो मार्ग विश्लेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन, विचरण का एक मार्ग विश्लेषण है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो एनोवा परीक्षण के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, काई स्क्वायर परीक्षण, एनोवा परीक्षण और जेट टेस्ट, तो इनके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इनके बारे में आपको क्या क्या पता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का एनोवा क्या है? एक विचरण का एक मार्ग विश्लेषण है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20
20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध रिपोर्ट के 7 प्रमुख भागों में से एक नहीं है। तो शोध जो रिपोर्ट होती है उसके 7 प्रमुख भाग होते हैं, उनमें से इसमें 3 भाग आपके दे रखे हैं, एक भाग आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्या परिणाम होगा, सार होगा, या विधि होगी, या फिर फुटनोट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है, फुटनोट आपका ये गलत है। ठीक है, परिणाम, सार और विधि ये आपके किस में शामिल होते हैं, शोध रिपोर्ट के 7 प्रमुख जो भाग होते हैं उनमें आपका परिणाम भी होता है, सार भी होता है और विधि भी होती है, लेकिन फुटनोट आपका वहाँ पे नहीं काम में लिया जाता। फुटनोट का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, शोध रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई फुटनोट नहीं होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड मेथड्स आपका वहाँ पे शामिल होता है, बाकी फुटनोट आपका वहाँ पे शामिल नहीं होता। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट पूछा है आपसे यहाँ पे कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, मेजर पार्ट्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि SPSS में डेटा व्यूअर क्या है। ठीक है, इन SPSS व्हाट इज द डेटा व्यूअर, एक तालिका एक वेरिएबल के लिए डेटा की आवृत्तियों को सारांशित करती है, एक स्प्रेडशीट जिसमें डाटा दर्ज किया जाता है, एक संवाद बॉक्स जो आपको एक सांख्यिकीय परीक्षण चुनने की अनुमति देता है, या फिर एक स्क्रीन जिसमें चर को परिभाषित और लेबल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, एक स्प्रेडशीट जिसमें डाटा दर्ज किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, या फिर डॉट ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉलम चार्ट। क्या है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कॉलम चार्ट आपका यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है, तो कॉलम चार्ट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एक विशेषता जो निर्दिष्ट क्राइटेरिया के अनुसार कॉलम एस में केवल डाटा प्रदर्शित करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि केवल डेटा प्रदर्शित करती है। ठीक है, सूत्र, छटाई, फिल्टरिंग, या फिर दूरी। ठीक है, फॉर्मूला, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड पिवोट, दूरी जिसको कहते हैं, पिवोट चार्ट या फिर दूरी जिसको कहा जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे फिल्टरिंग इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में फंक्शन से शुरू होने चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए, आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। क्लास सेशन को थोड़ा सा पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। MS एक्सेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि हम जब जोड़ेंगे, डाटा को जोड़ेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, घटाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे, A1 रो से A5 रो तक जब हम डाटा को ऐड करेंगे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला, किस प्रकार से फॉर्मूला आपको लगाएंगे, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका एक समान संकेत है, n इक्वल साइन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है, MS एक्सेल में की सुविधा जल्दी से डेटा की एक श्रृंखला पूरी करती है, किसको, ऑटोपूर्ण, ऑटोफिल, हैंडल भरे, या फिर छटाई। तो MS एक्सेल की जो सुविधा कौन सी है जिससे एक श्रृंखला पूरी करती है, डेटा की एक श्रृंखला को पूरी करती है, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे MS एक्सेल की ऑटोफिल सुविधा जल्दी से डाटा की एक श्रृंखला पूरी करती है, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आपका रिपीट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी चादरें होती हैं, तो कितनी चादरें होती हैं, 1, 3,
5 या फिर 10, तो कितनी चादरें होती हैं? हाउ मैनी सीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट ए न्यू एक्सेल फाइल? तो करेक्ट आंसर आपका 26 का क्या है? तो MS एक्सेल के आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों आएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या है, ICT का पोर्शन आपसे ICT से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये ICT का पार्ट मानते हैं। और हमारे जो रिसर्च में है इसका कंप्यूटर का उपयोग पूछा जाता है, ठीक है, कि किस प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्या कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च के लिए अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये नोटपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ICT का तो मेन रोल होता है रिसर्च में, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या है कि जब हम एक नई फाइल एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी चादरें आपकी होती हैं? तो कितनी चादरें होती हैं? तो आपकी वहाँ पे 3 चादरें होती हैं, 3। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर में एक्सेल में जिसे एक ने E5 माध्यम से B1 से एक परिणाम को निरूपित किया है। तो यहाँ पे देखो E5, ठीक है, E5 और B1, E5 और B1 एक सीमा को निरूपित किया है। तो कौन सी सीमा को निरूपित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, किस प्रकार से उसको निरूपित करेंगे हम, ठीक है। E5 से B1 एक सीमा को निरूपित करना है आपको, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो यहाँ पे देखो B1 से E5, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इस प्रकार से उसको निरूपित करेंगे B1 से E5, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक समय के साथ रुझान या परिवर्तन दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या फिर डॉट ग्राफ? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड एंड चेंज ओवर टाइम? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या फिर डॉट ग्राफ? तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लाइन चार्ट, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारे 28 क्वेश्चन थे टोटल। तो आपकी क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो ग्रुप है उसमें भी आप जुड़िए, ठीक है। तो आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कोई आपसे चार्ज नहीं वसूल किया जाता PDF का, ठीक है। अगर मैंने क्लास में बोल दिया कि इस क्लास का कोई चार्ज नहीं है PDF का, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और अगर कोई हमारे कंटेंट जो है उसको सेल कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आपसे पेमेंट मांग रहा है, तो आप मेरे को ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मैम ये आपकी PDF है, इसके लिए पेमेंट देना होगा क्या? तो कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है PDF का। अगर मैंने क्लास में बोल दिया है तो वही चीज़ आपकी रहती है। ग्रुप में कोई अलग से आपसे पेमेंट वगैरह का कोई सीन नहीं है हमारा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं और आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, आप हमारी क्लासों को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो जब भी आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस क्वालिफाई हो के आप अगर एक रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करिए, ताकि हमारे लिए अच्छा मतलब मोटिवेशन बने कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है हमारी वजह से, हमारे भी कहीं पर योगदान है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमारे जो है पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्लासें कंटिन्यूसली रहेंगी और PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और क्लास का फीडबैक ज़रूर से देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।